तो देखिए बच्चों, हमने विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में पढ़ा था, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया हुआ हमें, एक तरंग की तरंग दैर्ध्य का मान 5000 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है बच्चों, एक तरंग है, उसके वेवलेंथ यानी लैम्डा का मान कितना है, 5000 एंगस्ट्रॉम है। तो तरंग संख्या का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि पहले क्वेश्चन के अंदर हमें लैम्डा का मान दे रखा है 5000 एंगस्ट्रॉम। 5000 एंगस्ट्रॉम को हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में, तो ये हो जाएगा हमारा 5000 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर बच्चों कितना होता है, 10 की पावर -10 मीटर होता है। इसको और सिंप्लीफाई अगर हम करेंगे तो 5 इंटू 10 की पावर -7 मीटर हमारा क्या हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी। तरंग संख्या ज्ञात करनी है, तो तरंग संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, 1/लैम्डा। हमने लास्ट क्लास में फॉर्मूलाज देखे हैं 1/लैम्डा, यानी 1/5 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। तरंग संख्या कितना हो जाएगा, 1/5 मतलब कितना हो गया आपका 0.2 इंटू 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स। यानी कि तरंग संख्या का मान कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर 6 मीटर इनवर्स। ये क्या हो जाएगा, हमारा तरंग संख्या का मान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन के लिए। इस तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर बात करी जाए तो उसमें बोला है लैम्डा बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम है। तो जैसे यहाँ 5000 एंगस्ट्रॉम था, वैसे यहाँ 6000 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, तो उसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी अपनी 6 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। आगे बोला है तरंग संख्या तथा आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो तरंग संख्या जैसा अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, दैट इज 1/6 इंटू 10 की पावर -7 मीटर हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/6 इंटू 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो तरंग संख्या की वैल्यू आपको डेसिमल में मिल जाएगी। इस तरीके से हमें आवृत्ति का मान ज्ञात करना है। तो आवृत्ति का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखो C बराबर क्या होता है हमारा, न्यू लैम्डा। तो न्यू बराबर क्या हो जाएगा, C/लैम्डा। जो सिंपल सा रिलेशन था हमारा न्यू और लैम्डा के बीच में। तो न्यू बराबर क्या हो जाएगा, C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और लैम्डा कितना हो जाएगा हमारा, 6 इंटू 10 की पावर -7। दिस इज 6 इंटू 10 की पावर -7। तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी हमारी 1/2 इंटू 10 की पावर 15, यानी कि 5 इंटू 10 की पावर 14। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है बच्चों, हर्ट्ज होती है। तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगी, फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर सकते हैं। सॉल्यूशन नंबर 3 की अगर बात करी जाए तो उसमें आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है 6 इंटू 10 की पावर 16 हर्ट्ज और आपको तरंग संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, लैम्डा कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो लैम्डा कैलकुलेट करने से क्या होगा, हमें फ्रीक्वेंसी हम तरंग संख्या निकाल सकते हैं। तो देखो फॉर्मूला क्या है, बेसिकली C इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से हमें तरंग संख्या निकालनी है। तो मैं क्या करता हूँ, इस लैम्डा को तरंग संख्या में कन्वर्ट करता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरा C/लैम्डा बराबर, ठीक है, आवृत्ति। और 1/लैम्डा को मैं क्या लिख सकता हूँ, तरंग संख्या इंटू C बराबर फ्रीक्वेंसी। तो तरंग संख्या मेरा क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी अपॉन C हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां से तरंग संख्या बराबर फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, देखो 6 इंटू 10 की पावर 16, 6 इंटू 10 की पावर 16 हर्ट्ज डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की गति कितनी होती है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर 8 सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, मीटर इनवर्स। ये क्या मिल जाएगी, हमें तरंग संख्या मिल जाएगी। तो यहाँ से आप लोगों ने एक और रिलेशन देखा कि तरंग संख्या को अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश की गति से गुणा कर देता हूँ तो वो किसके बराबर आती है, फ्रीक्वेंसी के बराबर आ जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। आप लोग इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन करिए ताकि आपकी अच्छे से इस टॉपिक पे क्या हो जाए, कमांड हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, फॉर्मूलेज माइंड में रखिए, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं इसके। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये जो टॉपिक है इसके बाद प्लैंक नाम का एक साइंटिस्ट आया और प्लैंक
थ्योरी दी। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को हम स्टार्ट करते हैं। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत। ठीक है बच्चों, प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत। तो देखो बच्चों, प्लैंक क्वांटम सिद्धांत जो है वो क्या कहता है, उसको समझने के लिए हम कुछ बातों को और डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं जो सन से रेडिएशंस आती हैं, ठीक है ना, सूरज से जो रोशनी आती है वो कैसी आती है, कंटिन्यूअस मैनर में, ऐसा माना जाता था और आप लोग भी यही मानते हैं। लेकिन वास्तविकता में किसी भी सन से या किसी भी प्रकाश वाली जो सोर्स होता है उससे जो ऊर्जा आती है वो कंटिन्यूअस मैनर में नहीं आता है, वो डिस्क्रीट मैनर में आता है, यानी कि टुकड़ों की फॉर्म में वो धरती पर आता है। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी भी क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की फॉर्म में ऊर्जा बाहर निष्कासित करती है। तो वो जो ऊर्जा बाहर निष्कासित करती है वो कंटिन्यूअस मैनर में नहीं करती है, वो कौन सी मैनर में करती है, डिस्क्रीट मैनर में। डिस्क्रीट मैनर क्या होता है, टुकड़ों की फॉर्म में करती है। अभी टुकड़ों की फॉर्म क्या है, तो टुकड़ों की फॉर्म देखो बच्चों क्या है, जैसे मान लो कहीं पे बाढ़ आ जाती है, तो जब वहां फ्लड आ गया तो फ्लड में बाद में उसमें खाना वितरित किया जाता है ना, फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है उसमें एक एक क्या करते हैं, हम खाने के पैकेट बनाते हैं। ऐसा थोड़ा ना दाल की बाल्टी ली और दाल की बाल्टी ऐसी की ऐसी हमने पूरी की पूरी नीचे डाल दी, ऐसा तो नहीं करते ना। हम क्या करते हैं भाई, दाल है या सब्जी है या रोटी है, उसके हम छोटे छोटे क्या करते हैं, पैकेट बनाते हैं, और उन पैकेट को क्या करते हैं, फिर जो हम हेलीकॉप्टर में अगर जा रहे हैं तो हेलीकॉप्टर से वो फूड के पैकेट क्या करते हैं, हम गिराते हैं। तो ऐसे ही जितनी भी ऊर्जा का ट्रांसमिशन होता है, यानी एक जगह से, एक बॉडी से दूसरी जगह पे जब ऊर्जा जाती है तो वो कंटिन्यूअस मैनर में नहीं जाती, यानी लगातार नहीं जाती है, वो क्या करती है, टुकड़ों की फॉर्म में जाती है। ठीक है, इसको अगर डायग्राम फॉर्म से हम और समझे तो हम किस तरीके से इसका डायग्राम बना सकते हैं। जैसे मान लो कि ये हमारे पास क्या है, सन है, ठीक है बच्चों, और ये क्या है, हमारी अर्थ है, दिस इज अर्थ, ठीक है, ये क्या हो गई बच्चों, अर्थ हो गई। ये क्या है, हमारा सन है, और ये क्या है, हमारी अर्थ हो गई। ठीक है बच्चों, तो सन से जब अर्थ पे लाइट आएगी तो वो इस तरीके से कंटिन्यूअस मैनर में आती है। ठीक है, ये क्या है, हमारा क्लासिकल कंसेप्ट है, क्लासिकल कंसेप्ट, यानी जो हम वर्षों से, सदियों से जो हम सुनते आए हैं। लेकिन वास्तविकता में जो सन से रोशनी पृथ्वी पर आती है वो लगातार नहीं आती है, वो क्या करती है, टुकड़ों की फॉर्म में आती है। इस तरीके से क्या होता है बच्चों, टुकड़ों की फॉर्म में वो रोशनी पृथ्वी तक पहुंचती है, ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है। और ये जो हर, ठीक है, टुकड़ा होता है ना ऊर्जा का, इसको हम लोग बोलते हैं ऊर्जा पैकेट, ऊर्जा पैकेट। ये जो ऊर्जा के पैकेट हैं इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटा। क्या बोलते हैं बच्चों, क्वांटा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, क्वांटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें स्टेटमेंट लिख लेते हैं। स्टेटमेंट लिखिएगा, प्लैंक के अनुसार किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ऊर्जा का वितरण लगातार अवस्था में नहीं होता है, लगातार अवस्था में नहीं होता है, अपितु वह छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट की फॉर्म में होता है, अपितु वह छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट की फॉर्म में होता है। अगली लाइन में लिखिए, इन ऊर्जा के पैकेट को, इन ऊर्जा के पैकेट को हम क्वांटा कहते हैं, इन ऊर्जा के पैकेट को हम क्वांटा कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं हम लोग,
क्वांटा कहते हैं। अब देखो भाई, मान लो मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी से ऊर्जा का क्या हो रही है, ऊर्जा बाहर निकल रही है, तो वो लगातार तो निकलेगी नहीं, वो छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट की फॉर्म में निकलेगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं। ऐसे ही ये मान लो ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट से जो हमारी रोशनी हम तक पड़ रही है वो लगातार फॉर्म में नहीं पड़ रही है, वो क्या पड़ रही है, छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट की फॉर्म में पड़ रही है, जिसको हम लोग क्वांटा बोलते हैं। लेकिन अगर ये छोटे पैकेट किसी विजिबल सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, यानी कि जो वो सोर्स जो प्रकाश पैदा करते हैं, अब भाई मेरी बॉडी थोड़ी ना प्रकाश पैदा कर रही है, मैं अंधेरे में खड़ा हो जाऊंगा तो क्या मेरी बॉडी प्रकाश पैदा कर रही है, नहीं ना, तुम्हें दिखना थोड़ा ना शुरू हो जाएगा। लेकिन हाँ, ट्यूबलाइट को अगर मैं जला दूंगा अंधेरे कमरे में तो उस रूम में क्या हो जाएगी, पूरी रोशनी पैदा हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ट्यूबलाइट हो गई, सनलाइट हो गई, ये जो ऊर्जा के स्रोत हैं, इनसे अगर एनर्जी आ रही है, ठीक है, तो वो एनर्जी लगातार फॉर्म में नहीं आती है, वो छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट की फॉर्म में आती है, जिसको आप लोग क्वांटा तो बोल ही सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ में आप उनको क्या बोल सकते हो, फोटोन भी बोल सकते हो। तो ये क्वांटा जो है इसको हम लोग फोटोन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों, फोटोन। फोटोन, ठीक है बच्चों, क्या बोल सकते हैं हम लोग, फोटोन। लेकिन फोटोन केवल कब बोलेंगे, जब वो ऊर्जा का टुकड़ा केवल कहां से आ रहा है, विजिबल लाइट सोर्स से आ रहा होता है। ठीक है बच्चों, तो लिखना जरा इसके अंदर, यदि ऊर्जा के पैकेट किसी विजिबल लाइट सोर्स से आते हैं, तो उन्हें हम क्वांटा कहते हैं, तो उन्हें हम फोटोन भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली है तो ये ईएम वेव ही, लेकिन ये कंटिन्यू मैनर में नहीं आती है। प्लांक के अनुसार ये क्या होती है, छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट की फॉर्म में आती है, जिन्हें हम क्वांटा तो कह ही सकते हैं। लेकिन अगर वो विजिबल लाइट सोर्स से होगा तो उसको हम क्वांटा के अलावा और क्या कह सकते हैं, उसको हम फोटोन भी कह सकते हैं। अब मान लो ये जो आपका एक ऊर्जा का पैकेट है, इसका आपको ऊर्जा ज्ञात करनी है कि हाँ भाई इसकी ऊर्जा कितनी होगी। तो इस पैकेट की जो ऊर्जा होगी वो समानुपाती होती है आवृत्ति के। भाई ये सूरज जो है ये लाइट छोड़ रहा है ना, ठीक है, लाइट छोड़ रहा है, वो ईएम वेव है, तो उसकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, तो उस फ्रीक्वेंसी के समानुपाती ही उस एनर्जी पैकेट की ऊर्जा होती है। यानी E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, न्यू हो जाता है। जब भी एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है, वहां पे क्या आता है, कांस्टेंट आता है, यानी E बराबर क्या हो जाएगा हमारा, h न्यू हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो एक फॉर्मूला तो हमारा ये हो गया, E बराबर h न्यू। इसके अलावा और हम क्या लिख सकते हैं, E बराबर hc बाय लैम्डा। ये क्या बन सकता है हमारा, दूसरा फॉर्मूला बन सकता है। अब यहाँ पे h की बात कर लेते हैं। h यहाँ पे क्या होता है, प्लांक नियतांक। h क्या है बच्चों, प्लांक नियतांक। इस प्लांक नियतांक का मान होता है 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल डॉट सेकेंड। क्या होता है बच्चों, 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल डॉट सेकेंड। ठीक है बच्चों, अच्छा एक चीज और, यहाँ पे h और c देखो अपने आप में क्या है, कांस्टेंट है। तो एग्जाम में समय बचाने के लिए हम क्या करेंगे, इस h और c को गुणा करके पहले याद कर लेते हैं, ताकि बार बार एग्जाम में हमें मल्टीप्लाई ना करना पड़े। ठीक है बच्चों, तो इस h और c की वैल्यू जरा हम लोग देखते हैं। h होता है 6.626 इंटू 10 की पावर -34, और c जो होता है स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 6 या 18 का 8 है, 7 6 या 18 का 8, 6 या 18 19, 19.878 इंटू 10 की पावर, इधर 8 गायब कर लेते हैं अपन, तो हो जाएगा ये -26। इसको और सिंप्लीफाई किया तो 1.9878 इंटू 10 की पावर -25, और फाइनली h इंटू सी, देखो 1.98 है, उसको राउंड अप करके कितना ले लो, 2 ले लो, तो h इंटू सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 10 की पावर -25।
5। इस वैल्यू को बच्चों याद कर लो, ये एग्जाम में आपका समय बचाएगा। ऐसा ना हो आप बार बार एग्जाम में मल्टीप्लाई करते फिर रहे हो उसको और आपका टाइम खराब हो रहा हो, ठीक है। तो h और c जो है उसकी वैल्यू को रट डालो। hc की वैल्यू कितनी होती है 2 इंटू 10 की पावर -25। h इंटू c की वैल्यू कितनी होती है 2 इंटू 10 की पावर -25। प्लैंक में एनर्जी कितनी होती है E इक्वल्स टू एच न्यू या E इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा। h क्या होता है प्लैंक्स कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल डॉट सेकेंड। ये सारी चीजें हमने देख ली। अब यहाँ पे एक ही कोई ऊर्जा का पैकेट थोड़ी ना होगा, वहां पे मान लो ये 10 ऊर्जा के पैकेट रिलीज कर रहा है। एक पैकेट की ऊर्जा 1 जूल है तो 10 पैकेट की कितनी हो जाएगी 10 जूल, ठीक है। मान लो 50 पैकेट होते तो 50 जूल, 100 पैकेट होते तो 100 जूल हो जाएगी। तो वो जितने भी पैकेट रिलीज कर रहा है, अगर मैं एक पैकेट की ऊर्जा निकाल लूं और जितने पैकेट हैं वो मेरे को पता चल जाए, तो मैं क्या करता हूं उसको मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो मेरे को तो ये पता चल गया ना कि ये जो सोर्स है मेरा ये टोटल कितनी ऊर्जा रिलीज कर रहा है 1 सेकंड के अंदर। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो जरा इसको हम देखते हैं। तो यही इसको हम क्या करेंगे n से, मान लेते हैं हम n पैकेट रिलीज कर रहा है, ठीक है ना। तो n पैकेट रिलीज कर रहा है तो हम n से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो E बराबर क्या हो जाएगा NH न्यू। n क्या है फोटोन की संख्या प्रति सेकंड। 1 सेकंड के अंदर भाई कितने फोटोन रिलीज कर रहा है तो उसकी संख्या हमें यहां से कैलकुलेट होके मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं, ठीक है। तो आइए बच्चों इस पे क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमें दिया है, फोटोन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। हमें एक फोटोन दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। उस फोटोन की हमें क्या ज्ञात करनी है ऊर्जा, जिसको मैं E से मेंशन करता हूं। यदि उसके लैम्डा का मान 3.3 इंटू 10 की पावर -16 है, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है 3.3 इंटू 10 की पावर -16 मीटर। तो हम क्या करेंगे फॉर्मूला लगा लेते हैं। फॉर्मूला क्या है बच्चों E इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा। एच सी की वैल्यू कितनी थी हमने डायरेक्ट याद कर रखी है 2 इंटू 10 की पावर -25। कितनी होती है बेटा 2 इंटू 10 की पावर -25। लैम्डा की वैल्यू कितनी है 3.3 इंटू 10 की पावर -16 मीटर। एनर्जी E बराबर 2 इंटू 10, इसको देखो सॉल्व करते हैं अपन 20/33 लिख देता हूं मैं इसको, और इधर हो जाएगा 10 की पावर -9, ठीक है। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया 2/33 इंटू 10 की पावर -8 जूल, ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पे जूल कैसे आया, अगर आप सब कुछ ऐसा यूनिट में रखोगे तो एनर्जी किस में आएगी आपकी जूल में आएगी। यहाँ पे मैंने H और C को स्टैंडर्ड यूनिट में रखा था। H जो था वो मेरा जूल डॉट सेकंड में था, तो देखो वहां से जूल आ ही चुका है। C जो था मेरा 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड था, तो सेकंड खट गया, मीटर बचा था। और लैम्डा जो है मैंने मीटर में पुट किया है, तो मीटर में अपने आप कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली जो मेरी एनर्जी आई है दैट इज 2/33 इंटू 10 की पावर -8 जूल आ जाएगी, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसका जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कन्वर्जन ये सब थोड़ा सा ध्यान रखना। मैं एक बार बता देता हूँ आपको। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है दैट इज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल होता है। अब बच्चों ये कैसे याद रखना है, देखो 1 इलेक्ट्रॉन डॉट वोल्ट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज याद रखो, मैग्नीट्यूड केवल याद रखो 1.6 इंटू 10 की पावर -19, तो ये हो गया 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, और वोल्ट क्या हो जाएगा जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल हो जाता है। इस तरीके से 1 जूल बराबर होता है 10 की पावर 7 अर्ग। तो ये कुछ कन्वर्जन है, इनको याद रखो। एक चीज और बच्चों, 1 वॉट जो होता है ना, ठीक है 1 वॉट, जैसे आप घर में यूज करते हैं तो 60 वॉट का बल्ब होता है। अब 60 वॉट का जो बल्ब है एक्चुअली उसका मतलब क्या होता है 60 वॉट के बल्ब का, उसका मतलब होता है कि वो 60 जूल की एनर्जी 1 सेकेंड में रिलीज करता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जो मेरा 1 वॉट का बल्ब है इसका मतलब क्या हो गया, ये 1 जूल की एनर्जी पर सेकेंड क्या कर रहा है रिलीज कर रहा है। तो ये थैंक यू स्टूडेंट्स हमें इतना प्यार देने के लिए।
डेली लाखों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर्स से फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उस लिंक पे जाके आप क्लिक करिए और अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर लीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ मेरी बच्चों से ये भी रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और साथ ही साथ मटेरियल चाहिए, उसके लिए भी आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जाके क्लिक करके वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर सकते हैं। ये कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं जो आपको क्या है बच्चों याद रखनी है, ठीक है बच्चों। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अभी हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज सॉल्यूशन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, फ्रीक्वेंसी तथा एनर्जी का मान ज्ञात कीजिए उस फोटोन के लिए जिसके लैम्डा का मान 2000 एंगस्ट्रॉम है। सेम लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है, तो मैं एक बार डेटा लिख देता हूं। न्यू एंड ई का मान हमें क्या करना है बच्चों, ज्ञात करना है। लैम्डा कितना हो गया मेरा 2000 एंगस्ट्रॉम, यानी 2 × 10⁻⁷ मीटर। मैंने डायरेक्ट कन्वर्जन कर लिया। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो आप इसको 2000 × 10⁻⁻10 मीटर लिख लेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 10⁻⁷ मीटर आपका आ जाएगा। अभी आगे डिस्कस करते हैं इसको। हमें फ्रीक्वेंसी और एनर्जी निकालनी है, तो E बराबर हमारा क्या होता है, एच न्यू होता है, ठीक है बच्चों। E बराबर क्या हो गया, एच न्यू। E इज इक्वल टू एच की वैल्यू 6.623 ले लो इंटू 10⁻34, और स्पीड ऑफ लाइट कितनी है मेरी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो यहाँ मीटर में है तो स्पीड ऑफ लाइट भी हमें किस में पुट करनी होगी, मीटर के अंदर ही पुट करनी होगी। तो यहाँ से एनर्जी की बात करते हैं। E बराबर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 × 9, 6 × 18 का 8, 6 × 18 और एक 19.89 इंटू 10 की पावर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट नहीं, यहाँ पे तो फ्रीक्वेंसी अपने को कैलकुलेट करनी है और एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ तो दोनों ही चीजें क्या हो जाएंगी, अपनी मिस हो जाएंगी। इसको ऐसे नहीं करते हैं बच्चों, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले लैम्डा निकाल लेते हैं। E = hc/λ, ठीक है। तो E = hc/λ अगर हम कैलकुलेट करेंगे सॉल्यूशन सेकंड जो है वो दोबारा से टेक लेते हैं, है ना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या है, फ्रीक्वेंसी तथा एनर्जी का मान ज्ञात कीजिए उस फोटोन के लिए जिसके लैम्डा का मान 2000 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी यानी न्यू एंड ई की वैल्यू हमें क्या करनी है बच्चों, ज्ञात करनी है। लैम्डा का मान कितना है 2000, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 × 10⁻⁷ मीटर। तो लैम्डा की वैल्यू हमें मिल चुकी है। मैं क्या करूंगा बच्चों, सबसे पहले एनर्जी कैलकुलेट करूंगा बाय यूजिंग द फॉर्मूला, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है ना, वैसे ही E = hc/λ, ठीक है। H और C की वैल्यू पुट कर लेते हैं हम। hc की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 2 × 10⁻⁻25, और लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई 2 × 10⁻⁷। यहां से हमारी एनर्जी आ जाएगी। तो एनर्जी की वैल्यू देखते हैं। E बराबर एनर्जी बराबर 2 से 2 कट जाएगा, -7 ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, -18, 10⁻⁻18 यूनिट क्या आ जाएगी बच्चों, इसकी जूल आ जाएगी। तो इस तरीके से क्या करेंगे, हम एनर्जी को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो मैं फॉर्मूला लगाता हूं। देखो दो चीजें निकाल सकते हो आप, या तो E = h न्यू लगा लो, इससे भी आ जाएगा आपका आंसर, या C = न्यू लैम्डा लगा लो, इससे भी आ जाएगा आपका आंसर। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे उससे कैलकुलेट कर लो। मैं C = न्यू लैम्डा से कैलकुलेट कर लूंगा। तो न्यू बराबर क्या हो जाएगा मेरा c/λ। C की वैल्यू हो जाएगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लैम्डा की वैल्यू मेरे को दे रखी है 2 × 10⁻⁻7। 3/2 जो है वो कितना हो जाएगा बच्चों, 1.5 × 10⁻15 यूनिट क्या आ जाएगी इसकी, हर्ट्ज। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी की वैल्यू और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है बच्चों। अभी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, 2000 एंगस्ट्रॉम तथा 4000 एंगस्ट्रॉम वाले फोटोन की ऊर्जा का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो फोटोन है,
एक की ऊर्जा जो है वो है 2000 एंगस्ट्रॉम, दूसरे की ऊर्जा है 4000 एंगस्ट्रॉम। तो उनके फोटोन की ऊर्जा का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों, कौन सा है क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, E इक्वल्स टू क्या होता है हमारा hc बाय लैम्डा। तो h और c तो क्या है अपने आप में कांस्टेंट है, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो एनर्जी ऑफ फर्स्ट फोटोन अपॉन एनर्जी ऑफ सेकंड फोटोन इज इक्वल्स टू लैम्डा ऑफ सेकंड फोटोन। तो एंगस्ट्रॉम में रहने दो, एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम क्या हो जाएगा तुम्हारा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 2/1 आएगा, यानी एनर्जी ऑफ फर्स्ट फोटोन इज टू एनर्जी ऑफ सेकंड फोटोन कितना आ जाएगा आपका 2:1। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, E इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा लगाओ आप, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। फोटोन की संख्या ज्ञात कीजिए प्रति सेकंड जो 5 मिलीवॉट लेजर से निकले हों, जिनका लैम्डा 620 नैनोमीटर हो। तो आपको फोटोन की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, सॉल्यूशन नंबर 5 देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम। तो सॉल्यूशन नंबर 5 क्या है, फोटोन की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं हम लोग बच्चों, ध्यान रखना, फोटोन की संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या मतलब क्या हो गया, n की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है प्रति सेकेंड जो 5 मिलीवॉट। 5 मिलीवॉट का मतलब एनर्जी एक तरीके से कितनी हो गई, 5 गुणा 10 की घात -3 जूल प्रति सेकेंड। अभी हमने देखा था 1 वॉट जो होता है वो 1 जूल प्रति सेकेंड के बराबर होता है। तो 1 मिली वॉट किसके बराबर हो जाएगा, मिली का मतलब क्या होता है 10 की पावर -3। तो 1 मिली वॉट बराबर कितना हो जाएगा 10 की पावर -3 वॉट, और 10 की पावर -3 वॉट किसके बराबर होगा 10 की पावर -3 जूल पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो E बराबर कितना हो गया 5 × 10 की पावर -3 जूल पर सेकेंड। ठीक है, लेजर से निकले हों जिसके लैम्डा का मान कितना हो 620 नैनोमीटर। लैम्डा की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने 620 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर में 10 की पावर -9 मीटर होते हैं। ठीक है बच्चों, तो 620 नैनोमीटर बराबर कितना हो जाएगा 620 गुणा 10 की घात -9 मीटर। तो लैम्डा हो गया 620 गुणा 10 की घात -9 मीटर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अभी वैल्यू पुट करते हैं हम, फॉर्मूला लगा लेंगे E इक्वल्स टू NHc बाय लैम्डा। ठीक है, एक फोटोन की निकालनी होती तो E इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा हम लोग लगाते थे। n फोटोन की अगर निकालनी है तो क्या लगा देंगे E इक्वल्स टू NHc बाय लैम्डा। ठीक है बच्चों, निकालना क्या है हमें, n निकालना है। फटाफट सॉल्व कर लीजिए इसको, आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहां से हम अगर इसको और सिंप्लीफाई करें तो n बराबर क्या हो जाएगा हमारा E लैम्डा। ठीक है, n बराबर क्या हो जाएगा E लैम्डा अपॉन SC, E लैम्डा अपॉन SC। तो n बराबर क्या हो जाएगा E, एनर्जी कितनी दे रखी है 5 × 10 की पावर -3। लैम्डा की वैल्यू देख लो, लैम्डा की वैल्यू है 62 × 10 की पावर -8। ये एक जीरो मैंने इधर एडजस्ट कर दिया, तो कितना हो गया 62 × 10 की पावर -8 अपॉन HC की वैल्यू 2 × 10 की पावर -25। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो भाई ये हो जाएगा 2 3 जा 6 एंड 2 1 जा 2, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 × 10 की पावर। ये हो गया बच्चों देखो -8 और ये हो गया तुम्हारा -3। तो 8 और 3 कितना हो गया 11। ठीक है, -11 और +25, तो उधर से कितना बच जाएगा आपका प्लस का 14। ये हो जाएगा 14, यानी अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो 1.55 × 10 की पावर कितना आ जाएगा 14 15 16 10 की पावर 16 फोटोन्स जो हैं हमारे वो निकलेंगे 1 सेकेंड के अंदर। क्लियर है बच्चों, ध्यान से देखो, कोई भी डाउट है तो उसको डिस्कस करो। नंबर ऑफ फोटोन्स कितने हो जाएंगे 1.55 × 10 की पावर 16 फोटोन्स प्रति सेकेंड। ठीक है बच्चों, अभी जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वो हमारा रह गया था, क्वेश्चन नंबर 5 हमने किया था इससे पहले। सॉल्यूशन नंबर 4 और देख लेते हैं। सॉल्यूशन 4 में देखो क्या बोल रहा है बच्चों, 100 फोटोन, यानी फोटोन की संख्या कितनी दे दी 100, यानी n की वैल्यू कितनी हो गई 100 फोटोन।
ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। 100 फोटोन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? ऊर्जा ज्ञात करनी है। 100 फोटोन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए जो 2000 एंगस्ट्रॉम वाले प्रकाश स्रोत से निकले हों। लैम्डा कितना हो गया? 2000 एंगस्ट्रॉम यानी 2 × 10⁻⁷ मीटर। तो E बराबर NhC बाय लैम्डा। तो कैसा क्वेश्चन है ये? लास्ट जैसा ही तो क्वेश्चन है जो अभी हमने किया था, एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है कुछ, बस हमें यहाँ पे फोटोन की संख्या दी है और ऊर्जा निकालनी है। ठीक है, उसमें हमें ऊर्जा दी थी लास्ट क्वेश्चन में, फोटोन निकालनी थी पांचवें क्वेश्चन में नंबर ऑफ, तो वैसा ही क्वेश्चन है। तो E बराबर नंबर ऑफ फोटोन की वैल्यू हो गई 100, H और C की वैल्यू हो गई 2 × 10⁻⁻25। देखो कितना काम आ रहा है, H × C जो है वो बार बार हमारा काम आ रहा है और उसको लगातार क्या है हमें यूज में लेना पड़ रहा है। तो इससे बढ़िया उसको क्या करो, रट डालो ताकि तुम्हें दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? देखो 2000 एंगस्ट्रॉम है यानी 2 × 10⁻⁷। तो यहाँ से एनर्जी कितनी हो जाएगी? देखो 2 से 2 तो हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये -7 ऊपर जाके +7, 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो -25 में से +9 गया तो -15 -16 यानी एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10⁻⁻16। ठीक है बच्चों, और यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? जूल हो जाएगी। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से क्या है हम इनके क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो देखो बहुत ही सिंप्लीफाई क्वेश्चंस बनते हैं, प्रैक्टिस करो इसकी। कुछ और क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं इसके। तो चलो बच्चों छठा क्वेश्चन करते हैं। 6th क्वेश्चन बोल रहा है किस लाइट के फोटोन की ऊर्जा अधिकतम होगी? ठीक है, किस लाइट के फोटोन की ऊर्जा अधिकतम होगी? रेड, ब्लू, वॉयलेट, ग्रीन। तो कल हमने एक शॉर्ट ट्रिक सीखी थी, वो शॉर्ट ट्रिक क्या थी? EM वेव्स में, ठीक है, EM वेव्स में जो कलर का रीजन था C ग्रीन, X UV I am राइडिंग, तो उसमें विजिबल रीजन जो आया था, विजिबल रीजन हमारा 7 कलर से था, दैट इज विबग्योर। ठीक है बच्चों, तो विबग्योर के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि इधर से इधर जब हम जाएंगे तो लैम्डा का मान क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, लैम्डा का मान क्या होगा? बढ़ेगा। अगर लैम्डा का मान बढ़ेगा तो हमें पता है E बराबर क्या होता है? HC बाय लैम्डा। अगर लैम्डा का मान बढ़ेगा तो ऊर्जा क्या होगी बच्चों? घटेगी। अगर लैम्डा का मान बढ़ेगा तो ऊर्जा क्या होगी? घटेगी। तो लैम्डा का मान बढ़ रहा है, ऊर्जा का मान घटेगा, यानी सबसे ज्यादा ऊर्जा किसकी होगी? सबसे ज्यादा ऊर्जा जो होगी हमारी वो वॉयलेट रीजन की होगी। यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? C ऑप्शन हो जाएगा। किस लाइट के फोटोन की ऊर्जा अधिकतम होगी? तो वॉयलेट लाइट ऐसी होगी जिससे निकलने वाले फोटोन की ऊर्जा अधिकतम होगी, आवृत्ति अधिकतम होगी, लेकिन तरंग दैर्ध्य क्या होगा? मिनिमम होगा। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, घुमा फिरा के वो देता रहेगा, तुमको रिलेशन का इस्तेमाल करना है। और ये जरूर माइंड में याद रखना है कि C ग्रीन, X UV I am रेडी के अंदर पूरी की पूरी जो लैम्डा था उसका मान बढ़ता था, लैम्डा का मान बढ़ता था तो ऊर्जा क्या होगी हमारी? घटेगी। ठीक है बच्चों, तो ये एक लॉजिक और हमको यहाँ पे हल्का सा देखने को मिला, तो इसको भी तुम लोग याद कर लेना। अभी हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सॉल्यूशन नंबर 7। सॉल्यूशन नंबर 7 क्या बोल रहा है? देखो बच्चों, 40 वॉट का एक बल्ब, ठीक है बच्चों, 40 वॉट का बल्ब 80% दक्षता के साथ। अब पहले तो इस लाइन का मतलब हम लोग समझते हैं। 40 वॉट का बल्ब मतलब एनर्जी तो कितनी हो गई? 40 वॉट हो गई। अब दक्षता कितनी है उसकी? 80%। दक्षता का मतलब क्या है कि जैसे कुछ चीज देखने में तो 100% है, देखने में तो आपको 40 वॉट का बल्ब नजर आ रहा है, लेकिन असल में वो 40 वॉट की ऊर्जा निष्कासित नहीं कर रहा है, वो केवल उस 40 वॉट का 80% ही क्या कर पा रहा है? निष्कासित कर पा रहा है। ध्यान से समझो इस बात को, दक्षता का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एनर्जी 40 वॉट नहीं लेनी है, हमें 40 वॉट का 80% लेना है बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो, एनर्जी इज इक्वल्स टू 40 वॉट, तो 40 वॉट का मतलब 40 जूल प्रति सेकेंड, उसकी 80% दक्षता के साथ कितना हो जाएगा? 80/100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 8 32 जूल क्या हो जाएगी हमारी? एनर्जी आएगी। आ रही नहीं आ रही बात समझ में? यहाँ पे जो एनर्जी है हमारी वो सीधे हमें 40 वॉट एज इट इज इस्तेमाल नहीं करनी है, हमें क्या करना है? उस 40 वॉट का
80% निकालना है बच्चों। तो 40 गुणा 80/100, 0 से 0 हमारे कट जाएंगे और आंसर कितना मिल जाएगा हमें, 32 जूल मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गई हमारी एनर्जी के साथ 620 नैनोमीटर, यानी कि लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई, 620 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर होता है, तो 62 × 10⁻⁻8 मीटर हो गया। 62 × 10⁻⁻8 मीटर हमें लैम्डा मिल चुका है। तरंग दैर्ध्य का प्रकाश उत्पादित करता है, तो 20 सेकंड में बल्ब द्वारा उत्सर्जित किए गए फोटोन की संख्या ज्ञात कीजिए। 20 सेकंड में, कितने सेकंड में, 20 सेकंड में। तो मैं क्या करूंगा, पहले 1 सेकंड में निकाल लूंगा कि वो कितने फोटोन उत्सर्जित कर रहा है, और फिर उसको 20 से गुणा कर दूंगा, ताकि मुझे ये पता चल जाएगा कि 20 सेकंड में उसने कितनी ऊर्जा का निष्कासन किया है। तो आओ बच्चों शुरू करते हैं। तो हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, E = NHc/लैम्डा। ठीक है, लैम्डा दिया हुआ है, फोटोन निकालना है। इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो n बराबर क्या हो जाएगा, E⁴/hc। तो नंबर ऑफ फोटोन प्रति सेकंड निकाल रहा हूं मैं पहले। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा 32 लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 62 × 10⁻⁻8, और ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻25। ये हो जाएगा भाई अपना 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 32 × 31 कर लेते हैं। 32 × 31, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 6 3 9 9 9 9 9 2। ठीक है, ये हो जाएगा अपना बेटा 992 × 10 की पावर प्लस माइनस का 25 ऊपर जाके कितना हो जाएगा, प्लस का 25। उसमें से 8 घटा दो तो 5 और 3 17, तो कितना हो जाएगा 10 की पावर प्लस का 17। और सॉल्व किया। अच्छा चलो बच्चों, ये तो क्या था, 1 सेकंड के अंदर उत्सर्जित फोटोन की संख्या थी। हमें निकालना कितने सेकंड में है, 20 सेकंड में है। ठीक है, तो 20 सेकंड में कितने फोटोन उत्सर्जित होंगे, इसको मैं 20 से गुणा कर देता हूँ। 20 × 992 × 10⁻17। ये हो जाएगा बच्चों 2 2 जा 4, 9 2 जा 18 का 8, 9 2 जा 18, 19 1984 × 10 की पावर, ये 0 में इधर ले रहा हूँ, ये हो जाएगा 18। तो फोटोन की संख्या हो जाएगी मेरी 1.984 × 10 की पावर, 3 डेसिमल घिसका दिए तो 21, और सिंप्लीफाई किया तो 20 सेकंड में ये 2 × 10⁻21 फोटोन उत्सर्जित करेगा। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही सिंपल तरीके से क्या हो सकते हैं, इस पैटर्न के क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक और लॉजिक हम लोग अभी यहाँ पे सीखते हैं, समझना जरा बच्चों, एक और लॉजिक। अच्छा, आप लोग ये तो जानते हैं कि ऊर्जा कंजर्वेशन होता है। ऊर्जा कंजर्वेशन क्या होता है बच्चों, कि अगर मान लो पहली बार 1 जूल आई, फिर कहीं दूसरी से 2 जूल आई, तीसरी जगह से 3 जूल आ गई, तो उस बॉडी की जो टोटल ऊर्जा क्या होगी, वो उन सभी ऊर्जाओं का योग हो जाएगा। तो इसको कहते हैं हम ऊर्जा कंजर्वेशन। ठीक है ना, ऊर्जा को न तो बनाया ही जा सकता है और न तो नष्ट ही किया जा सकता है, वो केवल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या होती है, उत्सर्जित होती है। ठीक है, बदलती रहती है। तो उसी से रिलेटेड ये हमारा टॉपिक है। मान लीजिए कि ये कोई एक बॉडी है। ठीक है बच्चों, ये हमारी क्या है, एक बॉडी है। ये मान लो E एनर्जी की ऊर्जा ग्रहण कर रही है, जिसकी फ्रीक्वेंसी है न्यू और वेवलेंथ है लैम्डा, और ये 2 या 2 से ज्यादा तरीके से अलग अलग फोटोन रिलीज कर रही है। ठीक है, ये बॉडी है, ये उस फोटोन को एब्जॉर्ब कर रही है, जिसकी एनर्जी क्या है, E है, आवृत्ति क्या है, न्यू है, और तरंग दैर्ध्य क्या है, लैम्डा है। और फिर वो ग्रहण करने के बाद 2 अलग अलग फोटोन, उससे ज्यादा भी कर सकती है, मैं 2 से समझाता हूँ, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। वो 2 फोटोन क्या कर रहा है, उत्सर्जित कर रहा है। ठीक है, तो मान लो पहला जो फोटोन है वो क्या है हमारा, E1, फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू1, और वेवलेंथ क्या है, लैम्डा1, और दूसरा जो है वो है E2, न्यू2 और लैम्डा2। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, वो फोटोन उत्सर्जित कर रहा है। तो हम यहाँ से क्या ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं, E = E1 + E2
और अगर मान लो वो और भी फोटोन रिलीज करता तो हम इसको ऐसा ऐड करते चले जाते। प्यारे बच्चों, हमें रोज लाखों कमेंट्स आते हैं कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, ये वाला टॉपिक सर एक्सप्लेन कर दीजिए। कोई फिजिक्स के टॉपिक के लिए पूछता है, कोई केमिस्ट्री के टॉपिक के लिए पूछता है। ठीक है बच्चों, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर जाकर उसको एक बार सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी आप क्लिक कीजिए, क्योंकि उससे होगा क्या, जो भी हम नए वीडियोज़ अपलोड करेंगे वो आप तक हैंड टू हैंड आ जाएगा और आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। हम ऐसा बोल क्यों रहे हैं बच्चों, क्योंकि होता क्या है, जो टॉपिक्स की आप डिमांड कर रहे होते हैं उस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना के डाली हुई होती है। ठीक है, तो वो आपको सर्च करेंगे वहाँ पे तो बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ पर जाइए, एक बार सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। ठीक है, तो E बराबर E1 प्लस E2 प्लस डैश 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 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने किसके अकॉर्डिंग लिखा, एनर्जी कंजर्वेशन के अनुसार लिख लिया। अब E बराबर क्या होता है हमारा, h न्यू, यहाँ क्या हो जाएगा h न्यू 1, यहाँ क्या हो जाएगा h न्यू 2, इस तरीके से आगे चलता चला जाएगा। इस पूरे में से मैं क्या कर लेता हूँ, h को कॉमन ले लेता हूँ और वो h और ये h क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो न्यू बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, न्यू 1 प्लस न्यू 2, और इस तरीके से ये हमारा आवृत्ति निकालने का डायरेक्ट हमें रिलेशन मिल जाएगा। यानी कि अगर कोई एक फोटोन एक से अधिक फोटोन में विखंडित हो रहा है और हमें उस जो फोटोन विखंडित हो रहा है उसकी ऊर्जा निकालनी है, और जितने भी विखंडित वाले फोटोन हैं उन सबकी हमें क्या मिल चुकी है, ऊर्जा पता चल चुकी है। उन सबको जोड़ दो ना, जो मेन फोटोन था उसकी क्या मिल जाएगी, तुम्हें ऊर्जा मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे ही मेन फोटोन की अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी है, विखंडित वाले फोटोन की दे रखी है, तो उन सभी फ्रीक्वेंसीज को क्या कर दो, जोड़ दो। इसी तरीके से मैं E को hc बाय लैम्डा भी तो लिख सकता था, इधर भी hc बाय लैम्डा 1 प्लस hc बाय लैम्डा 2। ठीक है, क्या लिख सकता था मैं, hc बाय लैम्डा 1 hc बाय लैम्डा इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा 1 प्लस hc बाय लैम्डा 2। इस तरीके से ये चलता चला जाएगा। hc को मैंने कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दिया, तो 1 बाय लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाय लैम्डा 1 प्लस 1 बाय लैम्डा 2। इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये आगे कंटिन्यू होता चला जाएगा। तो ये तीन चीजें और ध्यान रखनी है। ये तीन केस हमें कब अप्लाई करने हैं, जब एक फोटोन जो है हमारा वो टूट जाए या कोई बॉडी उसको एब्जॉर्ब करके एक से ज्यादा फोटोन रिलीज कर दे, उस केस में हमें ये लॉजिक लगाना है। आइए इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन में बोला है, ठीक है, सीधे हम इसको इस तरीके से लेते हैं। मान लीजिए 600 नैनोमीटर ये फ्रीक्वेंसी क्या कर रहा है बच्चों, एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, हमारी 600 नैनोमीटर की फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर रहा है, सॉरी फ्रीक्वेंसी नहीं, वेवलेंथ को क्या कर रहा है, उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। और हमें यहाँ पे दो फोटोन ये रिलीज कर रहा है। मान लो पहला जो फोटोन है उसकी वेवलेंथ कितनी है, 300 नैनोमीटर है, तो हमें दूसरा वाला जो फोटोन होगा उसकी वेवलेंथ ज्ञात करनी है। तो देखो बच्चों, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा लेंगे हम। 1 बाय लैम्डा कितना हो गया, 1 बाय 600, 1 बाय लैम्डा 1 300 प्लस 1 बाय लैम्डा 2, ये हो जाएगा 1 बाय 600 इज इक्वल टू, ठीक है, इसको मैं उठा के इधर ले आता हूँ 1 बाय लैम्डा 2 को, या इसको इधर लेके आता है। 1 बाय लैम्डा 2 बराबर 1 बाय 600 माइनस 1 बाय 300 हो जाएगा। 1 बाय लैम्डा 2 बराबर 600 टेकिंग एलसीएम, ये हो जाएगा हमारा 600। अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो इधर कितना हो जाएगा हमारा भाई, 1 माइनस 2, यानी कि कितना आ जाएगा अपना, माइनस 1 बाय 600। तो बच्चों इस पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं। वो क्वेश्चन क्या है जरा देखना। ये मान लो हमें एक बॉडी दी गई है, ये बॉडी जो है वो 300 नैनोमीटर, ठीक है, वेवलेंथ वाले फोटोन को क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है, और दो फोटोन ये क्या कर रही है, एमिट कर रही है। पहला जो फोटोन है वो 600 नैनोमीटर का है, तो आपको दूसरा जो फोटोन है उसका लैम्डा ज्ञात करना है। तो डायरेक्ट बच्चों फॉर्मूला लगा लीजिए, 1 बाय लैम्डा बराबर 1 बाय लैम्डा 1 प्लस 1 बाय लैम्डा 2। 1 बाय लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई, 1 बाय 300, 1 बाय लैम्डा 1 की वैल्यू हो गई 1 बाय 600 माइनस 1 बाय लैम्डा
2, 1/λ2 को इधर लेके आते हैं, 1/λ2 बराबर 1/600 माइनस 1/300। ठीक है बच्चों, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ये हो जाएगा अपना 1/300 माइनस 1/600। तो 1/λ2 बराबर कितना हो जाएगा 600, इधर हो जाएगा 2 माइनस 1। इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो λ2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300 नैनोमीटर। यानी कि इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए ये हमारी एक बॉडी है, ये सपोज करिए 200 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एमिट कर रहा है। पहली जो फ्रीक्वेंसी वो 50 नैनोमीटर की है, तो λ2 की वैल्यू निकालनी है। वही सेम लॉजिक 1/200 इज इक्वल टू 1 बाय कितना हो जाएगा इधर बच्चों 50 माइनस 1 बाय, यहाँ पे एक काम करते हैं इसको 500 नैनोमीटर ले लेते हैं। ठीक है, तो 1/500 प्लस 1/λ2 हो जाएगा बच्चों। तो 1/λ2 को इधर ही रहने देते हैं, इसको दूसरी तरफ लेके जाते हैं, 1/200 माइनस 1/500 हो जाएगा। ठीक है, 500 5 टू जा 1000 टेकिंग एलसीएम, इधर हो जाएगा 5 माइनस 2 यानी 3/1000। ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा 1/λ2 बराबर 3/1000, λ2 की वैल्यू हो जाएगी 1000/3। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल पैटर्न के क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करिए, सॉल्व करिए, बहुत ही इजीली आपको इनके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो बच्चों अब हम शुरू करने जा रहे हैं बोर्स का परमाणु मॉडल। देखो परमाणु मॉडल हमने सबसे पहला थॉमसन परमाणु मॉडल देखा, उसके बाद रदरफोर्ड परमाणु मॉडल देखा। अभी जो तीसरा रदरफोर्ड की जो कुछ कमियां थी, जैसे उसमें हमें मैक्सवेल ने बताया कि वो लगातार ऊर्जा निष्कासित करता रहेगा, तो वो सारी जो कमियां थी वो किसने दूर करी, नील बोर ने दूर करी। तो बोर्स का जो परमाणु मॉडल है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो देखो बच्चों, बोर का जो परमाणु मॉडल है वो किन किन चीजों पर बेस्ड है। सबसे पहली बात तो वो क्लासिकल लॉज ऑफ फिजिक्स और क्वांटम टेक्निक पर बेस्ड है। जैसे अभी हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ रहे थे, तो उसमें क्वांटाइजेशन टेक्निक होती है बच्चों। एक क्वांटाइजेशन टेक्निक क्या होती है कि चीजें होल नंबर में होगी, यानी फिक्स होगी। होल नंबर का मतलब क्या हो गया, जैसे 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी। ऐसा नहीं होगा कि 1/2 हो गई, आधी हो गई, या 1/3 हो गई या दशमलव में आ रही है, ऐसा नहीं होगा बच्चों। या देखो क्लास में फैन है तो फैन या तो 1 होगा या 2 फैन होगा, भाई 1.5 फैन थोड़ी ना होगा। क्लास में बच्चे हैं तो 1 बच्चा होगा, 2 बच्चा होगा, 3 बच्चा होगा, 4 बच्चा होगा, 10 बच्चा होगा, 9.5 बच्चा तो नहीं हो सकता ना। ठीक है बच्चों, ऐसा थोड़ी ना होगा कि 8 बच्चे हैं और 8 बच्चे के बाद एक बच्चा जो है वो बेचारा पतला दुबला है तो उसको तुम आधा गिन रहे हो, ऐसा थोड़ी ना होगा। तो या तो 1 बच्चा होगा या 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 7.5 बच्चे नहीं होते। बस यही क्या होता है, क्वांटाइजेशन कंसेप्ट होता है। तो बोर का जो मॉडल था वो क्लासिकल लॉज ऑफ फिजिक्स के जो लॉज आप लोग पढ़ते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, वो सारे लॉज और क्वांटाइजेशन फिजिक्स के ऊपर बेस्ड था। ठीक है, क्वांटाइजेशन फिजिक्स जो होती है वो बेसिकली छोटे पार्टिकल्स के लिए बनाई गई है। तो पहला पॉइंट लिखिए इसके अंदर, बोर का परमाणु मॉडल भौतिक विज्ञान के सिद्धांत तथा क्वांटम सिद्धांत पर बेस्ड था। ठीक है बच्चों, अभी दूसरा पॉइंट इसके अंदर क्या है, जो हमारा बोर का परमाणु मॉडल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है
उसको कणीय प्रवृत्ति का माना गया है। अभी आगे जाके आप लोग पढ़ेंगे कि जो लाइट होते हैं या इलेक्ट्रॉन होते हैं या मैं हूं या आप हैं, कोई भी बॉडी है, उस बॉडी के दो प्रकार के नेचर होते हैं। एक होता है कणीय प्रवृत्ति और दूसरी होती है तरंगीय प्रवृत्ति। तो बोर का जो परमाणु मॉडल था ना, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को कैसी प्रवृत्ति का माना गया है? कणीय प्रवृत्ति का माना गया है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट लिखिए, बोर के परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉन को कणीय प्रवृत्ति का माना गया है। कैसी प्रवृत्ति का माना गया है बच्चों? कणीय प्रवृत्ति का माना गया है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, बोर का जो परमाणु मॉडल था ना, ये केवल एक इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज के लिए ही लागू होता है। एक इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज मतलब जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम प्लस हो गया, लिथियम प्लस 2 हो गया, इनके लिए ही क्या था, ये एप्लीकेबल था। वो परमाणु जिनमें एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा परमाणु या आयन या स्पीशीज आप लोग बोल लीजिए, जिनमें एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन उपस्थित थे, उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं था। ठीक है बच्चों, तो अगला पॉइंट लिखो, बोर का परमाणु मॉडल एक इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज के लिए ही लागू होता है। लागू होता है। ठीक है बच्चों, उसके लिए ही क्या होता है? लागू होता है। अब बोर के मॉडल में क्या क्या पोस्टुलेट्स थे, क्या क्या पॉइंट्स थे, क्या क्या बिंदु थे, उनको हम 1 बाय 1 करके लिखते चलते हैं और समझते चलते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए, बोर परमाणु मॉडल के मुख्य बिंदु। बोर परमाणु मॉडल के मुख्य बिंदु। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिए। ठीक है, तो बोर का जो परमाणु मॉडल है उसको हम लोग मुख्य जो उसके पॉइंट्स हैं उनको हम लोग लिखने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट लिखिए। देखो, रदरफोर्ड से काफी मिलता जुलता उसके पॉइंट्स भी उठाए थे बोर ने, तो उससे मिलता जुलता ही है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए, परमाणु के अंदर का अधिकतम भाग खाली होता है। अधिकतम भाग खाली होता है तथा परमाणु का कुल द्रव्यमान तथा धनात्मक आवेश, परमाणु का कुल द्रव्यमान तथा धनात्मक आवेश परमाणु के केंद्र में केंद्रित होता है। परमाणु के केंद्र में केंद्रित होता है या परमाणु में केंद्रित होता है। ठीक है, तो यही सेम पॉइंट तो किसने बोला था बच्चों? रदरफोर्ड ने भी बोला था एज इट इज पॉइंट। ठीक है, तो अभी सेकंड पॉइंट लिखते हैं। दूसरा पॉइंट लिखिए, नाभिक के अलावा बच्चों देखो, नाभिक का सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया था? तो नाभिक का सबसे पहले इस्तेमाल किया था रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने ही हमें बताया था नाभिक जो होता है उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं। ठीक है बच्चों, तो लिखो, नाभिक के अलावा परमाणु में जो भाग होता है उसे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर भाग कहा जाता है। उसे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर भाग कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों इसको? हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर भाग कहते हैं। आगे लिखिए इसी में, जिसमें इलेक्ट्रॉन अनंत काल तक घूर्णन करते रहते हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉन अनंत काल तक घूर्णन करते रहते हैं। ठीक है बच्चों, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या है? अनंत काल तक क्या करते रहते हैं? घूर्णन करते रहते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, जब तक इलेक्ट्रॉन
जब तक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में घूर्णन करता रहेगा, वह न तो ऊर्जा उत्सर्जित करता है तथा न ही ऊर्जा ग्रहण करता है। ठीक है बच्चों, तो अगला पॉइंट क्या था कि जब तक कि इलेक्ट्रॉन किसी सर्कुलर पाथ में रोटेट करता रहेगा, वह न तो ऊर्जा निष्कासित ही करेगा न ऊर्जा ग्रहण ही करेगा। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं पथ पर घूर्णन कर सकता है जिनका कोणीय संवेग h/2π के पूर्ण गुणनफल के बराबर होता है। अब ये पॉइंट क्या है, जरा इस पॉइंट को समझो। देखो, कोई भी सर्कुलर चीज अगर होगी ना, तो फिजिक्स का एक्चुअली बेसिकली ये टर्म है, जैसे ये सेंटर है और ये कोई सर्कुलर पाथ है, तो ये जो सर्कुलर पाथ है इस पे मान लो कोई m मास की बॉडी जो है इसके अंदर इस तरीके से रोटेट कर रही है, तो इसका क्या होगा, कोणीय संवेग होगा, कोणीय संवेग। ठीक है बच्चों, कोणीय संवेग जो है इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो देखो, जो कोणीय संवेग होता है वो mvr के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बच्चों, mvr के बराबर होता है। तो जैसे ये है, अब इसकी रेडियस ये है r1 मान लो, इसी तरीके से दूसरा एनर्जी सेल है, इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, r2 हो जाएगी। तो देखो, मास अगर सेम, ये इलेक्ट्रॉन का मास सेम है, वेलोसिटी भी मान लो थोड़ी देर के लिए सेम है, लेकिन रेडियस तो अलग अलग है। रेडियस अगर अलग अलग होगी तो उनका कोणीय संवेग भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो बोर्ड ने ये बोला, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था बच्चों, देखो बोर्ड ने ये बोला केवल वही पाथ होंगे जिनका कोणीय संवेग यानी कि एंगुलर मोमेंटम यानी कि mvr जो होगा वो h/2π के पूर्ण गुणनफल के बराबर होगा। यहाँ पर ये जो n है बच्चों, ये n क्या है, पूर्ण गुणनफल या पूर्णांक भी आप लोग बोल सकते हो। यानी इसकी वैल्यू जो होगी वो 1 से लेके शुरू होगी, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 1.5 नहीं होगी, 3/4 नहीं होगी। ठीक है, दशमलव में नहीं होगी, क्या होगी, वो पूर्णांक में होगी। ठीक है, तो क्या बोला बच्चों बोर्ड ने, केवल वही पथ होंगे जिनका कोणीय संवेग जो है वो h/2π के पूर्ण गुणनफल के बराबर होगा, यानी mvr बराबर nh/2π। अब इसको जरा हम डायग्राम फॉर्म में और समझते हैं। मान लीजिए ये हमारा क्या है बच्चों, नाभिक है। अब इस नाभिक के चारों तरफ क्या होंगे, ऊर्जा कोश होंगे। ये मान लो पहला ऊर्जा कोश है, ये मान लो दूसरा ऊर्जा कोश है, ये मान लो तीसरा ऊर्जा कोश है, इस तरीके से चौथा होगा, इसी तरीके से क्या हो जाएगा, चलता जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको मैं मेंशन कर देता हूँ, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा n बराबर 4 ले लेते हैं इसको। ठीक है, n बराबर 4 हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाइए, आपको इन कक्षकों का क्या मिलता जाएगा, कोणीय संवेग मिलता जाएगा। मान लो आपने n की वैल्यू 1 पुट करी, तो n की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करो तो इनका कोणीय संवेग यानी mvr कितना होगा, h/2π हो गया। इसका कितना हो गया बच्चों, h/2π। इसका कितना हो जाएगा, 2h/2π यानी h/π। यहाँ पे 3 पुट किया तो कितना हो जाएगा, 3h/2π। यहाँ हो जाएगा 4h/2π, तो कितना हो गया, बेसिकली 2h हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये पाई रह गया, 2h/π हो गया।
ठीक है बच्चों। इसको और अगर दूसरे फॉर्म में लिखो तो कैसे लिख सकते हो, देखो 1 पुट करो तो 0.5h/π कितना हो जाएगा 0.5h/π, इसका हो जाएगा h/π, इसका हो जाएगा 1.5h/π, इसका हो जाएगा 2h/π। तो देखो बच्चों क्या है, ये वो पथ हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा, इन्हीं पथ में रोटेट करेगा जिनका कोणीय संवेग h/2π के पूर्ण गुणनफल के बराबर होगा। ऐसा नहीं कहीं भी मुंह उठा के वो घूमने लग गया। अब यहाँ पे देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात निकल के आ रही है। क्या निकल के आ रही है कि भाई मान लो इलेक्ट्रॉन जो है वो तीसरे कोश में है, तीसरे कोश में घूम रहा है, तो इनफाइनाइट टाइम तक क्या होगा, तीसरे कोश में ही घूमता रहेगा बच्चों, ठीक है। इनफाइनाइट टाइम तक वो तीसरे कोश में ही घूमता रहेगा, ना तो वो ऊर्जा निष्कासित करेगा ना ऊर्जा वो ग्रहण करेगा, ये अभी पिछले पॉइंट में लिखा। और वो इसके बीच में तो घूम ही नहीं सकता क्योंकि वो पथ ही वैलिड नहीं है। भाई बोर्ड ने यही तो बोला, क्वांटाइजेशन टेक्निक के हिसाब से बोला ना उसने, पहला होगा दूसरा होगा तीसरा होगा, 1.5 नाम की कोई चीज नहीं होती। या तो h/2 1h/2π होगा, या 2h/2π होगा, या 3h/2π होगा, या 4h/2π होगा, उसके बीच की कोई भी चीज नहीं होगी। आ रही है बात समझ में। तो क्या बोला उसने, केवल वही पथ होंगे जिनका कोणीय संवेग h/2π के पूर्ण गुणनफल के बराबर होगा। तो मैक्सवेल की जो थ्योरी थी वो बोर्ड ने सही कर दी, है ना। बोर्ड ने क्या किया, उस थ्योरी को गलत कर दिया। मैक्सवेल ने क्या बोला था कि एक आवेशित कण दूसरा आवेशित कण के चारों ओर एक चक्रीय पाथ में घूम रहा है, तो वो लगातार उसकी वेलोसिटी बदलेगी, एक्सेलरेशन बदलेगा, तो वो ऊर्जा निष्कासित करता रहेगा, ऊर्जा निष्कासित करता रहेगा तो उसकी वेलोसिटी घट जाएगी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ जाएगा, बाहर की तरफ लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स घट जाएगा और वो स्पाइरल पाथ बनाता हुआ नाभिक के अंदर जाके खत्म हो जाएगा। लेकिन बोर्ड ने तो वो सारी राम कहानी ही साइड में कर दी। उसने सिंपली क्या बोला कि भैया केवल वही पथ होंगे जिनका कोणीय संवेग h/2π के पूर्ण गुणनफल के बराबर होगा, दैट्स इट, खत्म कहानी। और साथ में ये भी बोल दिया कि जब तक कोई इलेक्ट्रॉन किसी एक ही पाथ में रोटेट कर रहा है वो ना तो ऊर्जा निष्कासित करेगा ना ऊर्जा ग्रहण करेगा। तो मैक्सवेल वहीं पे फेल हो गया। ठीक है बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसकी वजह से बोर के मॉडल को काफी प्रसिद्धि मिली थी। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा बोर का मॉडल। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है, जब तक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाएगा, नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाएगा, उस पर अंदर की तरफ लगने वाला बल, उस पर अंदर की तरफ लगने वाला बल तथा बाहर की तरफ लगने वाला बल संतुलित रहेगा। अंदर की तरफ लगने वाला बल तथा बाहर की तरफ लगने वाला बल संतुलित रहेगा। तो बच्चों अंदर की तरफ कौन सा बल लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, आप केंद्रीय, और इलेक्ट्रोस्टैटिक बल को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युतीय बल बोलते हैं, है ना। ये भी रदरफोर्ड हमको ऑलरेडी बता चुका था। अगला पॉइंट लिखिए। देखो ये तो रदरफोर्ड ने बोर्ड ने हमें बताया कि जब तक वो एक ही पथ में घूमता रहेगा ना तो ऊर्जा ग्रहण करेगा, तो कब ऊर्जा ग्रहण करेगा और कब ऊर्जा निकालेगा। तो देखो उसके लिए उसने क्या बोला, लिखना जरा पॉइंट। जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा कोश से, जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा कोश से उच्च ऊर्जा कोश में, जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा कोश से उच्च ऊर्जा कोश में छलांग लगाता है तो वह ऊर्जा ग्रहण करता है, तो वह ऊर्जा ग्रहण करता है। जबकि यदि वह उच्च ऊर्जा कोश से निम्न ऊर्जा कोश में, जबकि वह उच्च ऊर्जा कोश से निम्न ऊर्जा कोश में छलांग लगाता है, छलांग लगाता है,
तो वह ऊर्जा निष्कासित करता है, तो वह ऊर्जा निष्कासित करता है। यानी मान लो बच्चों ये है N1, ये है N2। हमेशा ध्यान रखो पूरी केमिस्ट्री में N1 क्या चलेगा हमारा, निम्न ऊर्जा कोश, निम्न ऊर्जा कोश, ठीक है बच्चों। N2 क्या होगा हमारा, उच्च ऊर्जा कोश। N1 क्या होता है, निम्न ऊर्जा कोश, N2 क्या होता है, उच्च ऊर्जा कोश। अब देखो जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो निम्न ऊर्जा कोश से उच्च ऊर्जा कोश में जंप करेगा, ठीक है, निम्न ऊर्जा कोश से उच्च ऊर्जा कोश में जंप करेगा, तो वह ऊर्जा क्या करेगा, ग्रहण करेगा, ठीक है। और अगर वो उच्च ऊर्जा कोश से निम्न ऊर्जा कोश में आएगा तो वो ऊर्जा क्या करेगा, निष्कासित करेगा। अगर ये N1 से N2 जाने में डेल्टा E की ऊर्जा ग्रहण कर रहा है तो N2 से N1 आने में भी ये डेल्टा E ऊर्जा ही क्या करेगा बच्चों, निष्कासित करेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। अभी कैसे करेगा देखो, इसका रीजन अभी हम डेरिवेशन में देखेंगे। जब हम डेरिवेशन करेंगे ना अभी कि ऊर्जा कैसे निकाली जाती है ऊर्जा कोशों की, तो उसके डेरिवेशन में हमें ये बिंदु देखने को मिलेगा कि वो कब ग्रहण करेगा और कब वो रिलीज करेगा, ठीक है बच्चों। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, ये तो हमने बोर्स मॉडल के कुछ मुख्य बिंदु देखे। अब उस मॉडल के अंदर कुछ हमें डेरिवेशंस समझने हैं, उन डेरिवेशंस के ऊपर बच्चों क्वेश्चन बनते हैं। तो वो डेरिवेशंस को अभी हम क्या करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बच्चों अगर आपको हमारे चैनल पर हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन वीडियोस को लाइक कीजिए और साथ ही साथ उन वीडियोस को शेयर कीजिए। आप अगर उसको शेयर करेंगे तो हो सकता है कोई ज़रूरतमंद बच्चा हो जिसको वो वीडियो की काफ़ी रिक्वायरमेंट हो, तो वो उसको आपके शेयरिंग से देख सकता है, ठीक है बच्चों। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी पूरी मोशन टीम जो है वो आपके प्यार और स्नेह को देखते हुए काफ़ी मोटिवेटेड है और वो काफ़ी डेडिकेटेड है कि आपको अच्छे से अच्छा लेक्चर प्रोवाइड कर सके ताकि आप उससे कुछ नया और अच्छा सीखें। तो आइए बच्चों बोर्ड्स के जो डेरिवेशन है उनको हम लोग समझते हैं। हेडिंग डालिए एप्लीकेशन ऑफ बोर्ड्स मॉडल। एप्लीकेशन ऑफ बोर्ड्स मॉडल। ठीक है बच्चों, बोर का जो मॉडल है उसके एप्लीकेशन को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखो बोर्स का जो मॉडल है उसके एप्लीकेशन को समझने से पहले कुछ फॉर्मूलेज और देख लेते हैं हम। जैसे एक एंगुलर मोमेंटम का हमने फॉर्मूला देखा। एंगुलर मोमेंटम की अगर बात करी जाए, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है mvr, ठीक है। एक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, कोणीय संवेग। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम लोग बोलते हैं अपकेंद्रीय बल जो कि बाहर की तरफ लगता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r, ठीक है बच्चों। एक होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है K/Q1/Q2/r²। अभी क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स समझना जरा। ये मान लो कोई Q आवेश की बॉडी है, Q1 आवेश की, ये दूसरी है Q2 आवेश की बॉडी। इन दोनों के बीच में क्या है, R डिस्टेंस है और ये दोनों जो है ऑपोजिट आवेश के हैं। मान लो Q1 जो है वो पॉजिटिव है तो Q2 क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ऑपोजिट आवेश के हैं। तो यहाँ से अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला लगाता हूँ तो वो क्या होता है, देखो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 × Q2/r², ठीक है बच्चों। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो वहाँ कांस्टेंट आता है, तो क्या हो जाएगा K/Q1 Q2/r²। K क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ कूलम/मीटर², ठीक है ना। तो खैर वो वैल्यू आपको ध्यान नहीं रखनी है,
ठीक है, वो अपने आप ही आपको क्या होगा, फिजिक्स के अंदर आप लोग उसको डिस्कस करोगे, तो हमें बस के की फॉर्म में ही उसको याद रखना है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया, हमने 3 फॉर्मूले देखे, एंगुलर मोमेंटम का, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। इसमें Q1 और Q2 पुट विद साइन, Q1 और Q2 हमें मैग्नीट्यूड के साथ में पुट करने होते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जैसे ये मान लो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो उस हिसाब से पुट हो जाएंगे। इस तरीके से एक और होता है, देखो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों देखो पोटेंशियल एनर्जी का वैसे तो आप लोग फॉर्मूला जानते हो, mgh, ठीक है, तो वो फिजिक्स के अंदर इस्तेमाल होता है। अब यहाँ क्वांटम फिजिक्स जो है उसमें किसी परमाणु के अंदर अगर पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात करनी है तो उसका फॉर्मूला होता है बच्चों K Q2 अपॉन R। ये K और यहाँ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हमने K इस्तेमाल किया है, दोनों की वैल्यू सेम होती है। Q1 Q2 दो चार्जेस होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड पुट नहीं करना होता है, यहाँ पे हमें साइन पुट नहीं करना होता है। यहाँ तो विद साइन होता है, विद साइन, और यहाँ पर क्या होता है बच्चों, विदाउट साइन, विदाउट साइन। ठीक है, ये तो विद साइन और नीचे वाला क्या हो जाएगा, विदाउट साइन हो जाएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, K Q1 Q2 अपॉन R, विदाउट साइन हमें वहां पे पुट करना है। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, इन फॉर्मूलेज का हमें इस्तेमाल करना है। ठीक है बच्चों, तो अभी हम एप्लीकेशन ऑफ बोर्ड्स मॉडल में सबसे पहला पढ़ते हैं कैलकुलेशन ऑफ रेडियस, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट, यानी जो हमारे कक्ष हैं, ठीक है, एनर्जी शेल्स हैं, कक्ष हैं, उन कक्ष की हमें क्या कैलकुलेट करनी है, रेडियस कैलकुलेट करनी है। ठीक है बच्चों, तो रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके लिए हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक परमाणु है, उस परमाणु के केंद्र में कितने प्रोटॉन है, प्रोटॉन किसके बराबर होता है, जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा उसके बराबर होगा। तो मान लो Z उसका एटॉमिक नंबर है, तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, Z के बराबर हो जाएंगे, और यानी कि पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया, Z हो गया। ठीक है, तो Z पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब अगर मैं मैग्नीट्यूड को भूल जाऊं तो ZE लिख सकता हूं ना इसके अंदर टोटल चार्ज। भाई Z क्या हो गया, प्लस का मान लो नियॉन है, तो नियॉन में प्रोटॉन की संख्या हो गई 10, तो वो मैंने लिख दिया 10। और मैग्नीट्यूड ऑफ E माइनस ले लो ना, मैग्नीट्यूड ऑफ E माइनस कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, यानी टोटल न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया, 10 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, अब इसके चारों तरफ मान लो ये nth कोई एक शेल है, nth शेल, इस nth शेल में क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो रोटेट कर रहा है। ठीक है, ये जो है इसके डायरेक्शन है, इस v वेलोसिटी के साथ ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अब इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक तो बाहर की तरफ लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और अंदर की तरफ क्या लग रहा है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये सारा हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, अब रेडियस, यहाँ से देखो रेडियस हमेशा नाभिक के केंद्र से कैलकुलेट होती है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, R, ये क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो अब हमें कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का इस्तेमाल करते हैं और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो बोहर के अनुसार जब तक इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर होगा बच्चों, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, mv स्क्वायर अपॉन R। वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये जाएगा K Q1, इसको मान लो Q1, तो ये हो जाएगा ZE, Q2 क्या हो जाएगा E, और हमें यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड पुट करना है, साइन पुट नहीं करना है। तो क्या हो जाएगा, K ZE इंटू E अपॉन डिस्टेंस कितनी है, R स्क्वायर बराबर, ये क्या हो जाएगा बच्चों, mv स्क्वायर अपॉन R। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ये R से ये R कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, तो क्या बचेगा, देखो इसको R को इधर लेके जाता हूं मैं, ठीक है, या इसको ऐसे रहने देते हैं, KZE स्क्वायर बराबर mv स्क्वायर इंटू R।
इसको मैं क्या बोल देता हूँ, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, सिंपल सा डेरिवेशन है। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर किया, ये हो जाएगा k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, ये हो जाएगा mv स्क्वायर अपॉन r। वैल्यू पुट करी यहाँ पे, विदाउट साइन पुट किया, सॉल्व किया तो kze स्क्वायर बराबर mv स्क्वायर आ गया हमारा रिलेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसके बाद हम आगे क्या लॉजिक इस्तेमाल करेंगे, तो दोबारा से हम देखते हैं बोर के अनुसार क्या है बेटा। बोर के अनुसार केवल वही एनर्जी शेल्स परमिसिबल होंगे जिनका कोणीय संवेग यानी कि एंगुलर मोमेंटम क्या होगा बच्चों, इंटीग्रल मल्टीपल होगा h अपॉन 2 पाई के। तो बोर के अनुसार हम लोग क्या लिख सकते हैं, mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। ये हमारा रिलेशन है। अब देखो यहाँ से मेरे को वेलोसिटी एलिमिनेट करनी है। ये कांस्टेंट है, e की वैल्यू कितनी होगी 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। z की वैल्यू एटॉमिक नंबर होगा हमारा, जो भी एटम होगा जिसके लिए भी हम रेडियस कैलकुलेट कर रहे हैं उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। k कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट होगा। r की वैल्यू हमें निकालनी है, वेलोसिटी तो मेरे को हटाना है, तो मैं कैसे भी करके यहाँ से वेलोसिटी एलिमिनेट करने की कोशिश करता हूँ। तो v बराबर क्या हो जाएगा मेरा n इंटू एच। ठीक है, n इंटू एच अपॉन 2 पाई इंटू m इंटू आर। इस वैल्यू को मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने जा रहा हूँ। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, k z e स्क्वायर। ठीक है, k z e स्क्वायर बराबर m v स्क्वायर। v स्क्वायर बेटा ये पूरा वैल्यू हम पुट करते हैं nh 2 पाई m r का होल स्क्वायर हो गया ये, इंटू r हमारा चल ही रहा है। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो एक r से एक r हमारा कट जाएगा। ठीक है, एक m से एक m हमारा कट जाएगा, तो वैल्यू क्या बचेगी हमारे पास, k z e स्क्वायर बराबर n स्क्वायर हो गया। ठीक है बच्चों, h स्क्वायर हो गया, एक m से m कट चुका है, एक r से r कट चुका है, तो 2 2 जा 4 पाई स्क्वायर m इंटू r को इधर लेके आता हूँ तो r इज इक्वल टू, ध्यान देना ये n स्क्वायर को, ये जो n स्क्वायर है बच्चों इसको मैंने इधर लिख दिया, और ये जो z है इसको मैं इधर नीचे डिवाइड में लाके मैंने इसको लिख दिया। अब बाकी क्या क्या चीजें बची उनको हम लिख लेते हैं। एक तो बचा मेरा h स्क्वायर, ये n है ध्यान रखना है ना। एक तो मेरा क्या हो गया h स्क्वायर हो गया अपॉन, ठीक है r उधर ले गए थे, h स्क्वायर इधर हो गया, k e स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m। देख लो एक बार ध्यान से, यहाँ पे क्या किया हमने, v की mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई लगाया, v बराबर क्या हो गया nh अपॉन 2 पाई mr हो गया। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, kz e स्क्वायर बराबर mv स्क्वायर r, तो mv स्क्वायर की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, r हो गया, एक r से r एक m से m कट गया, kz e स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है mr कट चुका है, 4 पाई स्क्वायर mr हो गया, r को इधर लेके आया, इसको डिवाइड में लेके आया, तो r बराबर h स्क्वायर, ठीक है kz e स्क्वायर, ठीक है kz e स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m, ठीक है r तो इधर आ ही चुका है। अब h कांस्टेंट है, h क्या होता है बच्चों, प्लैंक्स कांस्टेंट, दैट इज 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल डॉट सेकेंड। k भी क्या होता है अपने आप में कांस्टेंट होता है। e की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 कूलम पर मीटर स्क्वायर, 4 कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू पता ही है आपको, m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इन सब कांस्टेंट्स की जब तुम वैल्यू पुट करोगे तो इन सब कांस्टेंट्स की वैल्यू पुट करने के बाद तुम्हें मिलेगा 0.529 एंगस्ट्रॉम, और n स्क्वायर अपॉन z तो तुम्हारा चल ही रहा है। ठीक है बच्चों, तो कोई भी परमाणु दे दे, उस परमाणु का एटॉमिक नंबर यहाँ पुट करो, जो भी एनर्जी शेल की रेडियस पूछी है वो यहाँ पुट करो, और 0.529 से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हें क्या मिल जाएगा, रेडियस ऑफ द एनर्जी शेल मिल जाएगा। तो r बराबर क्या हो जाएगा 0.529 इंटू n स्क्वायर बाय z। रिमेंबर दैट द यूनिट इज
एंगस्ट्रॉम। यूनिट वहां पे क्या चल रही है हमारी, एंगस्ट्रॉम के अंदर चल रही है। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन एग्जांपल देखना जरा, इसमें समझना। मान लीजिए कि आपको हाइड्रोजन का परमाणु दिया है और उसमें तीसरे कोश की त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन का परमाणु दिया है और तीसरे कोश की क्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या। तो हाइड्रोजन का परमाणु मतलब Z की वैल्यू हो गई 1 और N की वैल्यू हो चुकी है 3। फॉर्मूला लगाते हैं, रेडियस इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला आप लोगों के सामने है, अच्छे से याद कर लीजिए, 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। तो रेडियस हमारा हो जाएगा 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम, यानी कि 9 इंटू 0.529, 9 9 जा 81 बचा 6, 9 2 जा 18, 18 और 6 हो जाएगा 24, बचा 2, 9 5 45, 46, 47, 4.741 एंगस्ट्रॉम इज द रेडियस। अच्छा बच्चों, एक चीज और, ये जो 0.529 है ना, इसको बोर्स रेडियस कांस्टेंट भी कहा जाता है, जिसको हम लोग A0 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से कुछ सिंपल से क्वेश्चन बनने होते हैं। एक और एग्जांपल देख लो। अगर मान लो आपको हीलियम प्लस आयन दिया हुआ है और उसके सेकंड कोश की त्रिज्या ज्ञात करनी है आपको, तो हीलियम के लिए परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा बच्चों, 2, और एन की वैल्यू कितनी हो गई, 2। तो रेडियस बराबर 0.529 इंटू एन स्क्वायर, एन स्क्वायर मतलब 4/z, यानी कि 2 इंटू 0.529 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो, एंगस्ट्रॉम में आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ सिंपल से पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और अगर हम देखें तो अनुपात हमें निकालना है, मान लो, ठीक है, हाइड्रोजन तथा हीलियम प्लस के सेकेंड कोश की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, तो बहुत ही सिंपल है। देखो, रेडियस बराबर 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड हो गया। अब 0.529 तो कांस्टेंट है। अब दोनों का कोश भी तो देखो दूसरा कोश दिया है, यानी कि n की वैल्यू भी दोनों में सेम आएगी। तो रिलेशन हमारा क्या बन रहा है, r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z। क्या रिलेशन बन जाएगा, r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z, यानी रेडियस ऑफ, यानी क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन अपॉन रेडियस ऑफ हीलियम प्लस बराबर 2/1। ये क्या आ जाएगी, इनकी रेडियस का अनुपात आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो था बेटा पहला। अभी सेकंड वाले की तरफ चलते हैं। सेकंड वाला जो है हमारा, उसमें हम वेलोसिटी कैलकुलेट करना सीखेंगे। एक बार तीनों डेरिवेशंस हो जाएं, पहला है रेडियस का, दूसरा है वेलोसिटी का, तीसरा है एनर्जी का। एक बार तीनों डेरिवेशंस हो जाए, फिर उनके मर्ज अप क्वेश्चंस भी बनते हैं। ठीक है, तो अभी तो हमने रेडियस कैलकुलेट करना सीखा, अब हम वेलोसिटी कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो बच्चों सेकंड एप्लीकेशन पे चलते हैं, जो कि हमारी है कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन जो है जिस कोश में घूम रहा है, उस कोश में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, उसको जरा देखते हैं। ठीक है, तो ये मान लो v वेलोसिटी है। तो देखो, हम जानते हैं बोर के अनुसार, बोर के अनुसार बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, mvr इज इक्वल्स टू NH/2π। ठीक है, बोर ने हमें बताया था कि केवल वही ऊर्जा के कोश होंगे, एग्जिस्ट करेंगे, जिनका कोणीय संवेग जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो h/2π के क्या होगा, पूर्ण गुणनफल के बराबर होगा। तो mvr इक्वल्स टू NH/2π। यहाँ से v बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, NH/2π m इंटू r हो गया। ठीक है, v क्या हो गया, n साइड में लिख दिया, h
ठीक है, ये h है और ये n है। h को मैं, चलो ठीक है ऐसे ही समझ में आ रहा है ना, 2 पाई m r। अब r की वैल्यू जो हमने रेडियस कैलकुलेट किया था बच्चों, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अभी थोड़ी देर पहले। जस्ट इसके बाद ही ये जो वैल्यू है h k e 4 पाई m, इनकी वैल्यू पुट करने का 0.529 आया था ना हमारा, उससे जस्ट ऊपर वाली वैल्यू है। उस वैल्यू को भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, क्योंकि उसके ऊपर भी हमारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, ध्यान रखना है ना, डायरेक्ट कई बार पूछ लेता है। तो यहाँ पे हम r की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो v बराबर क्या हो जाएगा, n को मैं इधर साइड में लिख देता हूँ, ये हो जाएगा हमारा देखो h अपॉन 2 पाई m। r की वैल्यू जो है हमारी वो कितनी हो जाएगी, वहां से हम वैल्यू पुट कर देते हैं जो हमने पहले डिराइव किया था, वो हो जाएगा हमारा h स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा h स्क्वायर अपॉन 4ke स्क्वायर पाई स्क्वायर m, ठीक है, इंटू n स्क्वायर बाय z, और ये जो है हमारा n चल ही रहा है। तो इस तरीके से हमने क्या करा, रेडियस की वैल्यू पुट कर दी। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जैसे इस h से ये एक h हमारा कट जाएगा, ये 2 2 जा 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये m से हमारा ये m कैंसिल आउट हो रहा है, और कुछ कैंसिल आउट यहाँ पे नहीं हो रहा। तो v बराबर, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2ke स्क्वायर पाई स्क्वायर, ठीक है बच्चों, z को मैंने इधर लिख दिया। अच्छा, ये एक n से ये एक n भी कैंसिल आउट हो जाएगा, z को मैंने इधर लिख दिया, डिवाइडेड बाय, इधर क्या बचा बच्चों, अच्छा पाई, ये एक पाई से देखो ये एक पाई भी कैंसिल आउट, यानी ये यहाँ पे रह जाएगा। अभी इधर क्या बचा आपका, h बचा और n बचा, ठीक है। तो सब कुछ सिंप्लीफाई करने के बाद ये छोटी सी वैल्यू हमारे पास आ रही है, इस वैल्यू को भी आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। जब इसको आप लोग याद कर लोगे, क्योंकि ये भी उसी फॉर्मूले की तरह है, जैसे ये वाला था ना आपका, ये कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, वैसे ही हमारा ये वाला भी क्या होता है, एग्जाम के अंदर पूछ लेता है। तो उसको याद रखना है, जब आप 2k 9 इंटू 10 की 9 e 1.6 इंटू 10 की माइनस 19 पाई 3.14 h की वैल्यू, इन सब की वैल्यू जब आप लोग पुट कर देंगे, तो वेलोसिटी की जो वैल्यू मिलेगी आपको 2.18 इंटू 10 की पावर 6 इंटू z बाय n मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों। क्या मिलेगी वेलोसिटी की वैल्यू, 2.18 इंटू 10 की पावर 6 इंटू z बाय n मीटर पर सेकेंड, ये आपको वैल्यू मिलेगी। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। तो आइए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन परमाणु के तीसरे कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की गति आप लोगों को ज्ञात करनी है। तो भाई हाइड्रोजन परमाणु है, यानी इसके Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तीसरा कोश यानी N की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 3 हो गई। वैल्यू पुट करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, वेलोसिटी बराबर क्या होता है बेटा, वेलोसिटी का फॉर्मूला 2.18 इंटू 10 की पावर 6 इंटू Z बाय N। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, 2.18 इंटू 10 की पावर 6 इंटू Z बाय N, ठीक है। तो ये जाएगा 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। यानी इसको और अगर तुम सिंप्लीफाई करोगे तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आ जाएगी 7.26 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लो आपको बोला है कि हीलियम प्लस
तथा हाइड्रोजन के क्रमशः, ठीक है, के क्रमशः प्रथम तथा द्वितीय कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की गति का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, क्या है, हीलियम प्लस तथा हाइड्रोजन के क्रमशः प्रथम तथा द्वितीय कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की गति का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो वेलोसिटी बराबर क्या हो गया, 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू Z/n। अब देखो हीलियम प्लस है, हाइड्रोजन यानी Z की वैल्यू बदल रही है, हीलियम प्लस का प्रथम है और इसका द्वितीय यानी n की वैल्यू भी बदल रही है, यानी वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z/n, यानी कि वेलोसिटी ऑफ हीलियम प्लस अपॉन वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन बराबर Z अपॉन n ऑफ हीलियम प्लस इंटू n/Z ऑफ हाइड्रोजन। भाई रिलेशन वाले क्वेश्चन किए ना हम लोगों ने, वैसा ही क्वेश्चन है। तो वेलोसिटी ऑफ हीलियम प्लस अपॉन वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन बराबर Z ऑफ हीलियम प्लस कितना हो जाएगा, 2 अपॉन कौन सा कोश दिया है भाई, इसका पहला, ठीक है भाई, आगे पुट करते हैं। हाइड्रोजन का कौन सा कोश दिया है, दूसरा, और हाइड्रोजन का 1, यानी कि वेलोसिटी ऑफ हीलियम प्लस अपॉन वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4/1। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका अनुपात हो जाएगा। अब ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसमें वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी हम इसमें एनर्जी कैलकुलेशन और सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो एनर्जी कैलकुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक बनेंगे। तो फिलहाल आप रेडियस और वेलोसिटी जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करिए, एनर्जी की कैलकुलेशन हम नेक्स्ट क्लास में समझते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों। तो बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि हम जो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, लेक्चर्स जो भी आ रहे हैं वो आप तक पहुँच सके, आपको अवेलेबल हो सके, तो आप आज ही हमारे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो है बच्चों 180021217999। ठीक है बच्चों, तो इस पे आप लोग कॉल कर सकते हैं और हमारे वीडियो लेक्चर्स आप तक पहुंच जाएंगे।